हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम एक नए कॉन्सेप्ट को, एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, अभी तक हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है उसके हम सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस को। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है रीमन इंटीग्रेशन के बारे में। उसको हम बाद में देखेंगे, उसके पहले हम कुछ बेसिक्स को समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन अभी तक हमने पढ़ा, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो दोनों होते हैं वो दोनों ही कन्वर्स प्रोसेस होते हैं, दोनों ही बस में रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जो डिफरेंशिएशन होता है उसका क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन से हम किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो इंटीग्रेशन होता है उसमें हम छोटी छोटी क्वांटिटीज को जोड़कर एक टोटल फाइंड करते हैं। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ये आपने देखा होगा इसको। क्या होता है? हंड्रेड ऐसे मीन्स एस को हम थोड़ा सा इलोंग कर दें, इसको थोड़ा सा खींच लें, तो ये इस तरह सा सिंबल बन जाता है, जो कि हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। क्लियर इतना? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब अभी हमने देखा क्या होता है, छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करना, उनको जोड़कर कुछ एक टोटल वैल्यू फाइंड करना। इंटीग्रेशन का सीधा मतलब होता है सम से। ठीक है, तो जो इसका सिंबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? समेशन को रिप्रेजेंट करता है। एस सिंबल है वो समेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक तो इंटीग्रेशन होता है कि स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज को जोड़कर एक टोटल वैल्यू फाइंड करना। एक और इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी, सपोज कोई कर्व हो, उस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड करना। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन को ग्राफिकली देखते हैं, देखो सपोज अगर ये हमारे पास में एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हमें ये एरिया गिवन है। ठीक है, हमें ये एरिया जो है इसको फाइंड करना है। जब हमने एरिया को शेड करा है, ठीक है, अगर हमें इस एरिया को फाइंड करना है तो जो इंटीग्रेशन होता है वो भी हमें एरिया फाइंड करने में हेल्प करता है। इंटीग्रेशन से हम हमारे ग्राफ के थ्रू भी कोई एरिया, अगर हमें किसी कर्व के नीचे का एरिया फाइंड करना हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की। हमारे पास में दो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारे दो टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम सिंपली हमारा जो फंक्शन होता है उसको किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा फंक्शन, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? हमारे इंटीग्रेशन का सिंबल, और बाद में हम हमारे वेरिएबल लगाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट करना है। जैसे dx है तो हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये होता है हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन 4x⁴ dx। ठीक है, अगर हमें फंक्शन में गिवन है 4x⁴ dx दे रखा है, तो 4 क्या है हमारे पास में? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? x⁴ dx। और x⁴ का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x⁴n का क्या होता है? x⁴n+1 अपॉन n+1। तो वही हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, 4x⁴8 अपॉन 8, ये 1 और 2 हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर आ रहा है हमारा x⁴8 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम बात करते हैं
डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, वो इनडेफिनेट से किस तरह से अलग होता है। करना हमें यही प्रोसेस होती है, उसको भी हम इसी तरह से इंटीग्रेट करते हैं, बट जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें हम लिमिट्स का यूज करते हैं। हमें उसमें लिमिट दे रखी है कि सपोज कोई इंटरवल है तो हमें किस वैल्यू से किस वैल्यू तक उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। सेम हमें पास एफ एक्स और डी एक्स होते हैं। तो जो हमारे ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, उसमें अगर हमने लिमिट लगा दी तो ये इसका मतलब होता है कि हमें इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, ए टू बी। ठीक है, तो ये वाली जो लिमिट होती है वो होती है हमारी अपर लिमिट, और जो नीचे होती है वो होती है हमारी लोअर लिमिट। क्लियर है इतना। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, इंटीग्रेट x to the power 3 dx 2 to 3। ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब, उसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, 2 to 3 तक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या है, फंक्शन क्या गिवन है एक्स क्यूब का हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। फिर हमारे पास में जो लिमिट है वो क्या है, 2 to 3। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज क्या है, हमें लिमिट्स में 2 और 3 दे रखा है, तो पहले हम हमारी अपर लिमिट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी लोअर लिमिट को लिखते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम 3 को पुट करेंगे तो 3 to the power 4 क्या हो जाएगा, 81/4। ठीक है, माइनस 2 को एक्स की जगह पर पुट करेंगे तो 2 to the power क्या हो जाएगा, 16/4। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65/4। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारे पास में, हम लिमिट्स का यूज करते हैं कि हमें कहां से कहां तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। उसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा, एग्जांपल में पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारी जो लिमिट्स होती है पहले अपर लिमिट को लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम हमारे जो टॉपिक है रीमान इंटीग्रेशन उसके पर आते हैं। अभी तक हमने हमारा जो इंटीग्रेशन का बेसिक्स देख लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उस कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं इंटरवल इंटीग्रेशन क्या होता है। उसके लिए पहले हम बात करते हैं इंटरवल की, क्या होता है। इंटरवल मतलब होता है सिंपली एक रेंज, कह सकते हैं हम कि हमारे पास में फंक्शन के लिए क्या रेंज है। जो इंटरवल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ओपन इंटरवल मींस होता है, सपोज एग्जांपल 2 to 5 अगर हम लेते हैं, तो ओपन इंटरवल में जो हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं वो होते हैं राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, इसमें जो हमारे पास में 2 और 5 की वैल्यू गिवन है उसमें हम दोनों ही वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं। वैल्यूज देखेंगे तो वो हमें पास मिलेंगी सिर्फ 3 और 4। ठीक है, 2 और 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और जब हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं उसमें क्लोज इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं मतलब कि इसमें हमारे जो 2 और 5 है वो दोनों ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, 3, 4 और 5 ये हमारे पास में सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी। तो ये डिफरेंस होता है हमारे ओपन और क्लोज इंटरवल में। इसमें राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, इसमें हमारे जो भी वैल्यूज दोनों होती है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लोज ब्रैकेट में हम दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में सपोज अगर इस तरह से भी गिवन हो
एक साइड राउंड और एक साइड अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे बट 5 को इंक्लूड कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, इतना समझ में आया। रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है, सपोज हमारे पास में एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, ठीक है, और इसमें हमें ये जो शेडेड एरिया है इसको एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ये कोई रेगुलर शेप तो है नहीं कि स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल कुछ हो तो हम इसका फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया फाइंड कर लें। देयरफॉर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था एक मैथमेटिशियन ने जिनका नाम है बर्नहार्ड रायमन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है रेमन इंटीग्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में एरिया होता है इसमें एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर कर उनका एरिया फाइंड करते हैं और फिर सबका ऐड कर कर टोटल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं चलिए अब हम समझते हैं। समझने के लिए पहले हमें देखना होगा कि पार्टीशन क्या होता है। पहले हम पार्टीशन के बारे में बात करते हैं। पार्टीशन ऑफ इंटरवल, ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंटरवल क्या होता है वो देखते हैं पहले। सपोज हमारे पास में एक इंटरवल है ए कॉमा बी का। अब ए कॉमा बी का इंटरवल है, इसके हम कितने पार्टीशंस कर सकते हैं। अगर हमको ए और बी के बीच में वैल्यूज फाइंड करना हो तो हम कितनी वैल्यूज निकाल सकेंगे। देखो जैसे हमारे पास में a इक्वल्स टू अगर हम x0 ले लें तो वो x1 x2 x3 x4 अप टू xn, जो कि हमारे पास में भी हो जाएगा। हमारे पास में n नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, तो मतलब हमारे पास में अगर कोई एक इंटरवल है उसके हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास में 2,4 एक हमारे पास में इंटरवल है। अब इसका अगर हमें पार्टीशन करना हो तो हमारे पास में एक पार्टीशन क्या होगा, 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, एक और पार्टीशन देखते हैं, 2 2.5 3 3.5 4। या हम इस तरह से और भी पार्टीशंस को निकाल सकते हैं क्योंकि दो नंबर्स के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो वैसे ही एक इंटरवल के हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखो, इसमें अगर हम देखते हैं तो x0 x1 x1 x2 x3 x4 xn-1 xn। वैसे ही हम किसी भी पार्टीशन को लेकर उसके सब इंटरवल्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में ए भी एक इंटरवल है, उसमें हमारे पास में बहुत सारे बीच में नंबर्स हो सकते हैं। हमने उसमें से कोई सा भी एक पार्टीशन लिया, ठीक है, उस पार्टीशन से हमने हमारे सब इंटरवल्स को कैलकुलेट कर लिया। जैसे अगर हमारे पास में अगर हम ये P2 इंटरवल को सॉरी P2 पार्टीशन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसके लिए हमारे सब इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, 2,2.5 एंड 2.5, 3 3,3.5 3.5 एंड 4। ठीक है, इस तरह से हमारे ये सब इंटरवल्स बन गए। इसी तरह से सब इंटरवल्स को फाइंड करने को ही हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। इसमें हमने क्या करा, इंटरवल को पार्ट्स में बहुत सारे पार्टीशंस कर दिए, उसके फिर हमने सब इंटरवल फाइंड कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास में अगर जो सब इंटरवल से अगर हमें सब इंटरवल की लेंथ को फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर हमें सपोज ये सब इंटरवल है, अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर लेंगे। तो डेल एक्स होगा वो क्या होगा, x1 माइनस x0 माइनस xn-1। ठीक है, अगर हमें किसी भी सब इंटरवल की अगर लेंथ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरह से सेपरेट कर देंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हमें
इस इंटरवल की अगर लेंथ फाइंड करना है तो वो क्या होगी, 3.5 माइनस 3 कर दो तो वो क्या हो जाएगा, 0.5। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, अभी तक हमने पार्टीशन ऑफ इंटरवल देखा। अब हम बात करते हैं कि पार्टीशन का रिफाइनमेंट क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास में P1 और P2 है, P1 में हमने ये पार्टीशन निकाला और P2 में हमने दूसरा पार्टीशन निकाल दिया। तो रिफाइनमेंट मतलब क्या होता है, रिफाइनमेंट मतलब ये होता है कि मतलब यहाँ पर जो हमने P1 पार्टीशन लिया है और जो P2 पार्टीशन लिया है, तो जो हमारा P2 पार्टीशन है उसमें देखो हमारे P1 पार्टीशन के सारे वैल्यूज इंक्लूड है, 2 3 4, यहाँ पर भी 2 3 4 है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो हमारा P2 है वो हमारा रिफाइनमेंट है ऑफ P1 का। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं कि जो P1 है वो हमारा सबसेट है P2 का। P1 इज सबसेट ऑफ P2। ठीक है, P1 के अंदर जो भी हमारे पास में वैल्यूज है वो हमारी सारी P2 में है। तो या तो हम P2 को P1 का रिफाइनमेंट कह सकते हैं या P1 को हम सबसेट कह सकते हैं P2 का, एक ही बात है। इसका एक सिंपल मतलब ये भी होता है कि हमारे पास में P2 के जितने भी सब इंटरवल्स होंगे वो हमारे P1 से क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। इसमें अगर हम सब इंटरवल फाइंड करेंगे तो क्या होगा, दो ही सब इंटरवल्स बनेंगे, 2 3 और 3 4 का। इसमें हमारे पास में 4 है। ठीक है, तो ये आपको रिफाइनमेंट का मतलब समझ में आया। रिफाइनमेंट मतलब क्या होता है, P1 and P2 are two partitions and P2 includes all points of P1 when P2 is refinement of P1। ठीक है, एक कंक्लूजन तो ये हो गया और दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, जो P1 है वो है सबसेट ऑफ P2। क्लियर है, आपको समझ में आया रिफाइनमेंट मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैश ऑफ पार्टीशन की। मैश ऑफ पार्टीशन मतलब क्या होता है, उसको भी हम यही लिख लेते हैं। इसको हम नॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, मैश का एक और नाम होता है जिसको हम नॉर्म भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखो जब हम सब इंटरवल्स जो फाइंड कर रहे हैं तो उन सब इंटरवल्स में जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ सबसे लार्जेस्ट होगी, उसको हम बोलेंगे मैश ऑफ दैट पार्टीशन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, ठीक है, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो हम जब इसकी कैसे लेंथ फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 x4 माइनस x3, इस तरह से हम लेंथ फाइंड करते हैं। तो जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उनकी जब हम लेंथ फाइंड कर लेंगे तो जिनकी लेंथ सबसे ज्यादा आएगी वो क्या होगा, उस पार्टीशन का मैच होगा। ठीक है, समझ में आया इतना, क्लियर है, इसको भी नोट डाउन कर लो। यहाँ पर एक चीज और है कि हमारे पास में मैश की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जितनी छोटी अगर हमें मैश की वैल्यू मिलेगी या जितना छोटा अगर हमें सब इंटरवल की लेंथ मिलेगी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी हमें हमारा एरिया को एस्टिमेट करने के लिए मिलती है। ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारे पास में एरिया की एक्यूरेसी निकलती है। तो मैश की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा हमारे पास में एक्यूरेसी निकलेगी इन एस्टिमेटिंग द एरिया। ठीक है, क्लियर इतना। अब इसको भी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारा रीमन इंटीग्रेशन में टॉपिक आता है लोअर एंड अपर बाउंड।
लोअर और अपर बाउंड क्या होता है? देखो, जो हमारे पास में लोअर बाउंड होता है उसका मतलब होता है कि हमारे पास में फंक्शन या हमारे पास में जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू या सबसे छोटा आउटपुट वैल्यू जो होगी उसको हम बोलते हैं लोअर बाउंड, स्मॉलेस्ट आउटपुट वैल्यू। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास में 0,3 का एक इंटरवल है तो इसमें हमारी लोअर बाउंड क्या होगा? 0। ठीक है, तो हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर बाउंड की। अपर बाउंड मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट आउटपुट वैल्यू, कि हमारे इंटरवल में लार्जेस्ट आउटपुट वैल्यू क्या निकल सकती है, वो होता है हमारा अपर बाउंड। इसमें हमारा अपर बाउंड क्या होगा? 3। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे हमारे पास में अगर फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, ये हमारा लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड क्या होगा? इंटरवल यही है हमारे पास में 0,3। अब इस इंटरवल के लिए हमें बताना है कि इस फंक्शन में हमारा लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड क्या होगा। तो लोअर बाउंड मतलब क्या होता है? हमारी स्मॉलेस्ट आउटपुट वैल्यू, स्मॉलेस्ट आउटपुट वैल्यू या सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो लोअर बाउंड इस फंक्शन के लिए अगर देखते हैं तो अगर हम 0, हमारे पास में लोअर बाउंड होगा, 0 की वैल्यू पुट करके देखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 0 से छोटी तो इसमें कोई वैल्यू नहीं निकल सकती, तो इसलिए जो हमारा लोअर बाउंड होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट, अपर बाउंड क्या होगा इस फंक्शन के लिए? हमारे पास में हमारा वैल्यू क्या गिवन है? 0 to 3 इंटरवल है, तो अगर हम 3 को ही पुट करेंगे वही हमारे पास में लार्जेस्ट वैल्यू है। तो 3 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं तो वो क्या आएगा? 9। 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो हमारा जो अपर बाउंड हो जाएगा वो क्या होगा? 9 होगा। इस फंक्शन के लिए हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0। और मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू क्या होगी? 9। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारे रिमन इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हम बात करते हैं इन्फिमम, आईएनएफ, सुप्रीमम, एसयूपी। इन्फिमम और सुप्रीमम मतलब क्या होता है? इन्फिमम होता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जो सुप्रीमम होता है इसका मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। अब इन दोनों का क्या मतलब हुआ, इसको हम नंबर लाइन से समझते हैं। सेम हम वही इंटरवल को लेते हैं 0 और 3 को। यहाँ पर सपोज हमारे पास में 0 है, यहाँ पर हमारे पास में 3 है, इसके बीच में हमारे पास में नंबर्स होंगे 0 से 3 के इंटरवल, क्योंकि हमारे पास 0 3 है। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास में 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं, x इज स्मॉल देन 0। ठीक है, 0 के अगर हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 0 से छोटी होंगी, तो मीन्स x इज स्मॉल देन 0। और अगर हम 3 के राइट साइड में देखें तो यहाँ पर जो भी हमारी x की वैल्यूज होंगी वो ग्रेटर देन होंगी 3। ठीक है, यहाँ बात करते हैं इन्फिमम और सुप्रीमम की। इन्फिमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसके लिए हम इन्फिमम देखें तो इन्फिमम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि इसके लिए हमारे पास में लोअर बाउंड क्या है? 0। तो 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी वो सारे ही उस फंक्शन के लिए लोअर बाउंड्स होंगी। तो जितने भी लोअर बाउंड्स हमारे पास होंगे उन सारे लोअर बाउंड्स में हमारे पास में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? 0 ही होगा। वैसे अगर हम सुप्रीमम की बात करें तो सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पर इस इंटरवल के लिए हमारे पास में अपर बाउंड क्या है? 3 है। ठीक है, और 3 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो सारी हमारे लिए उस इंटरवल के लिए अपर बाउंड होगा या उस फंक्शन के लिए हमारे पास में अपर बाउंड होगा। तो उतने सारे जो हमारे पास में यहाँ पर
जितने भी वैल्यूज होंगे उसमें सबसे ज्यादा लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, वो होगा 3। इसमें अगर हम इन्फिमम देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, और अगर हम सुप्रीमम देखेंगे तो वो क्या होगा 3। ठीक है, आई इतनी बात समझ। इसको हम GLB और इसको हम LUB भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब होप आपको लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इन्फिमम और सुप्रीमम समझ में आया। इसको एक बार और देखते हैं कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड मतलब क्या होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन सब चीजों में। देखो, लोअर बाउंड मतलब सिंपली अगर हमारे पास में कोई इंटरवल गिवन हो तो उस इंटरवल के लिए अगर हमारे पास में कोई फंक्शन हो तो उस फंक्शन में हमारी लोअर बाउंड की वैल्यू क्या होगी 0, अपर बाउंड की वैल्यू क्या होगी 3, जो हमें गिवन है वहां पर इंटरवल में वही होगी ना, क्योंकि इंटरवल में 0 और 3 में जब अगर हम वैल्यूज फाइंड करेंगे तो वो क्या होंगी 0, 1, 2 और 3। तो इसके लिए हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 है। तो वैसे ही हमारे पास में लोअर बाउंड जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी और जो अपर बाउंड होता है वो होता है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है इतना। जब हम इन्फिमम और सुप्रीमम की बात करते हैं तो इन्फिमम मतलब होता है हमारे पास में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मींस इस इंटरवल में जितने भी हमारे पास में 0 से छोटी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास में सारे ही उस फंक्शन के लिए लोअर बाउंड होंगे। तो पर उस लोअर बाउंडों में से जो भी हमारे पास में ग्रेटेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो होगा 0। वैसे ही 3 से भी जितने भी हमारे पास में बड़े नंबर होंगे वो सारे अपर बाउंड होंगे, पर जो लार्जेस्ट या सबसे जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं रीमान सम। रीमान सम्स क्या होता है, इसको हम बॉक्स सम्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो रीमान सम होता है वो भी हमारे पास में होता है दो टाइप्स के, एक अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम। पहले हम लोअर के बारे में बात करते हैं। लोअर रीमान सम को हम कैसे डिनोट करते हैं, LPF। LPF से इसको डिनोट करते हैं। L stands for lower and P and F means P means partition and F means function। क्लियर इतना। समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, एंड mi del xi, ये होता है इसका फॉर्मूला सम निकालने का। ठीक है, LPF इक्वल टू समेशन I 1 to n mi एंड xi। यहाँ पर हमारे पास में स्मॉल m है, स्मॉल m मीन्स लोअर बाउंड के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं फॉर हमारी मिनिमम वैल्यू। और xi यहाँ पर क्या है, डेल xi मीन्स जो हम हमारे सब इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे ये वही है। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 del x1, m2 del x2 अप टू mn del xn। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमारे पास में सेकेंड अपर रीमान सम क्या होता है, पीएफ से। इसमें भी समेशन I इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पर हम स्मॉल m ले रहे थे, स्मॉल m मीन्स लोअर बाउंड मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर हम लेंगे कैपिटल M दैट इज मैक्सिमम वैल्यू और अपर बाउंड। m1 del x1, m2 del x2 अप टू mn del xn। ठीक है, क्लियर इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं हम। देखो, इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक इंटरवल है 2 to 5। ठीक, इसके लिए अगर हमारे पास में फंक्शन है f of x स्क्वायर है। ठीक, अगर इसमें हम लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए पहले हम पार्टीशन बना देते हैं।
पार्टीशन में हम 2, 3, 4 और 5 ले लेते हैं, तो हमारे पास में सब इंटरवल्स क्या हो जाएंगे? 2, 3, 3, 4 और 4, 5। ठीक है, 3 सब इंटरवल्स होंगे हमारे पास में इस पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इस सब इंटरवल की जब हम फाइंड करेंगे, हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होगी हमारे पास में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 3 का स्क्वायर 9। देन स्मॉल m क्या होगा यहाँ पर? 3 का स्क्वायर 9 एंड कैपिटल M 4 का स्क्वायर इज 16। देन इस इंटरवल के लिए हमारे पास में स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 5, 4 टू द पावर 2 इज 16 एंड m 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है, अब हमने इस इंटरवल में इस पार्टीशन के लिए सब इंटरवल्स निकालकर उनकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास में लेंथ क्या है। तो डेल x1 हमारे पास क्या है? इसको अगर हम x1 ले लेते हैं, इसको अगर हम x2 ले लेते हैं और इसको हम x3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1। डेल x2 की वैल्यू क्या आएगी? 4 माइनस 3 इज अगेन 1 एंड डेल x3 इज ऑल्सो 5 माइनस 4 इज 1। क्लियर इतना? हमने अब हमारी लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स भी कैलकुलेट कर लिए। अगर हमें लोअर रिमान सम कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? एलपीएफ कैलकुलेट करना हो तो एलपीएफ का हमारे पास में ये फॉर्मूला है। इसमें हम लेंगे समेशन i इक्वल्स टू 1 टू हमारे पास में 3 सब इंटरवल्स है क्योंकि। देन स्मॉल m की वैल्यूज क्या है हमारे पास में? 4, 9 और 16 है। ठीक है, तो स्मॉल i एंड डेल एक्स आई, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल m इसमें देखेंगे तो 4 इंटू 1, डेल एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो m इंटू डेल एक्स 1 हो जाएगा। तो ये 4 इंटू 1 प्लस सेकेंड m क्या है हमारे पास में? 9, तो 9 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, तो 4, 9 और 16 इन तीनों को प्लस कर लो तो हमारी एलपीएफ या लोअर रिमान सम की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमें यूपीएफ कैलकुलेट करना हो तो यूपीएफ को भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। i इक्वल्स टू 1 2 3 एम आई डेल एक्स आई। अब यहाँ पर हमारे पास में m की वैल्यू क्या है? 9, तो 9 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो ये हमारे पास में यूपीएफ मींस अपर रिमान सम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? आया इतना समझ में कि लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम किसी इंटरवल में किसी फंक्शन के लिए पार्टीशन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके सब इंटरवल्स फाइंड कर उनकी लोअर बाउंड अपर बाउंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उनकी लेंथ कैलकुलेट कर लोअर रिमान सम और अपर रिमान सम भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दो, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी इंटरवल का पार्टीशन करते हैं तो जरूरी नहीं है उसके लिए हमारे पास में एक ही पार्टीशन हो, उसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में इंटरवल है 2 to 5, तो उसके लिए हमने ये पार्टीशन निकाला तो ये तो सिर्फ एक पार्टीशन हुआ ना। इसके लिए हम और भी पार्टीशंस कर सकते हैं लाइक 2, 2.5, 3, 3.5 या बहुत सारी वैल्यूज होंगी इसके अंदर। तो हर एक पार्टीशन के लिए अलग अलग सब इंटरवल्स लिख लेंगे, तो अलग अलग सब इंटरवल्स लिख लेंगे तो हमारे एलपीएफ और यूपीएफ की वैल्यू भी वेरी करेगी। ठीक है, सेम थोड़ी रहेगी वो हर इंटरवल्स। तो मीन्स अगर हमारा पार्टीशन चेंज होगा तो हमारी रिमान सम की वैल्यूज भी चेंज होंगी, लोअर और अपर दोनों के लिए वैल्यूज चेंज होगी। अब देख लो यहाँ पर अगर हम दूसरे पार्टीशन लेकर देख लो और उनके लिए अगर इसको फाइंड करेंगे तो हमारी इन दोनों की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल की मदद से। अब हम देखते हैं कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है।
रीमान इंटीग्रल जो होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, एक अपर रीमान इंटीग्रल और एक लोअर रीमान इंटीग्रल। पहले हम अपर रीमान इंटीग्रल देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसमें हमारे पास में एक लिमिट लगी है ए टू बी की, ठीक है। अपर रीमान इंटीग्रल है, मींस हम क्या करेंगे, अब ए टू बी की जब यहाँ पर हमारे पास में लिमिट्स लगी है, हमें रीमान अपर इंटीग्रल चाहिए, तो उसमें हम जो हमारे पास में अपर लिमिट कौन सी होती है, ऊपर वाली, इसके ऊपर हम लगा देते हैं एक बार, तो जो डिनोट करता है कि ये अपर रीमान इंटीग्रल है, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करते हैं, यूपीएफ होता है। यूपीएफ अभी हमने पढ़ा क्या होता है, यूपीएफ मतलब अपर रीमान सम। जो हमारा अपर रीमान सम होता है उसका हम फाइंड कर लेते हैं इन्फिमम, ठीक है। अपर रीमान इंटीग्रल मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास में अपर रीमान सम होते हैं, जितने भी हमारे पास में अपर रीमान सम निकले हैं, हमने निकाले अभी, अपर रीमान सम जितने भी होते हैं उसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका हम इन्फिमम निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल की। लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, इसमें हमारे पास में अगर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx a टू b की लिमिट है, तो हमारे पास में जो लोअर लिमिट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये लोअर रीमान इंटीग्रल है। इसमें जो हमारे एलपीएफ होता है, एलपीएफ का हम सुप्रीमम फाइंड कर लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल। मतलब अगर हमने इस इंटरवल पे अगर इस तरह से लिमिट लगाकर अगर ये वैल्यू फाइंड कर ली, तो उस इंटरवल का हमारे पास में जो भी टोटल वैल्यू होगी वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है। ये इस प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारे पास में अगर एक पार्टीशन है तो उसके लिए अलग एलपीएफ यूपीएफ होंगे। इस मेथड से अगर हम करेंगे, अगर इसमें हम इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास में टोटल वैल्यू हमें कैलकुलेट कर दे देता है, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि अगर कोई भी फंक्शन हो, जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रल होता है। आपको क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है कि कोई फंक्शन गिवन हो, कोई इंटरवल दे रखा हो और बोला है कि शो दैट करो या प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रल है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा कि हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रल है या नहीं है, तो जब हम हमारे अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, और जब अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आई, मीन्स जो हमारा ए टू बी ये अगर इसके इक्वल में आ रही है, अगर ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल हुई, मींस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। सारे फंक्शन रीमान इंटीग्रल हो ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। इसीलिए अगर हम पहले कैलकुलेट करते हैं अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल को, अगर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल में आती हैं, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, रीमान इंटीग्रल होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हम सब चीज को इंक्लूड कर सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो हमें क्वेश्चन में है, हमें फंक्शन दे रखा है x, और जो x हमारा बिलोंग आई के अंदर करता है 0,1 इंटरवल में, ठीक है। अब हमें शो करना है कि हमारा अगर देखो एक चीज और रह गई यहाँ पर कि अगर हमारे पास में, मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस तरह से a, b अगर हमारे पास में अपर रीमान इंटीग्रल हो और रीमान इंटीग्रल हो, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रल होता है। तो रीमान इंटीग्रल होता है, तो अगर इन दोनों के जो भी वैल्यू आएगी उसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं, ए और बी एफ एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है। इसमें हम अपर रीमान इंटीग्रल के लिए अपर लिमिट के ऊपर बार लगाते हैं और लोअर रीमान इंटीग्रल के लोअर लिमिट पर बार लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बार को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे पास में हमें रीमान इंटीग्रल आ गया, हमें पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में यही शो करना है कि जो हमारा रीमान इंटीग्रल आ रहा है उसकी वैल्यू है 1/2। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन गिवन है x और इंटरवल दे रखा है 0,1। सबसे पहले हमारी स्टेप क्या होगी, हमें पार्टीशन फाइंड करना है। तो पार्टीशन हम कैसे फाइंड करेंगे, हम हमारा पार्टीशन लिख लेते हैं 0/n, 1/n, 2/n अप टू r-1n, r/n and n/n। ये हमने हमारा पार्टीशन ले लिया। हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में n क्यों लिया है, हमने n इसलिए लिया है क्योंकि हमें फिक्स नहीं पता कि हमें कौन सा पार्टीशन लेना है। या तो आपको क्वेश्चन में पार्टीशन गिवन होगा, अगर आपको क्वेश्चन में अगर पार्टीशन नहीं गिवन है, जब पार्टीशन निकालो तो आप उसको अपॉन एन डिनोमिनेटर में एन ही उसको पार्टीशन को लिखना। ठीक है, अब हमने हमारा पार्टीशन निकाल लिया। यहाँ पर हमने एक वैल्यू भी ले ली है r-1/n और rn। सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 2/n लेते तो अपन उसको r/n ले लिया और इसका अगर हम r-1 करेंगे तो हमारे पास में n-1 n/1 ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम एक सब इंटरवल ले लेते हैं, सब इंटरवल के लिए हम इसी वैल्यूज को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब इंटरवल क्या ले लेते हैं हम r/n। ठीक है, अब हमने ये सब इंटरवल को कैलकुलेट करा, फाइंड कर लेते। लेट कैसे फाइंड करेंगे, डेल x इक्वल्स टू r/n माइनस r-1/n। ठीक है, तो r ये क्या हो जाएगी हमारे पास में 1/n। 1/n हमारे पास में इस सब इंटरवल की लेंथ आ गई है। तो हम बात करते हैं, अब हम m और हमारा स्मॉल m और कैपिटल M भी फाइंड कर लेते हैं। मींस हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू या लोअर और अपर बाउंड। पर हमारा अपर बाउंड क्या होगा, मींस कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है, हमारी जो भी हमारे पास में लार्जेस्ट वैल्यू होती है, लार्जेस्ट आउटपुट वैल्यू, वो क्या होगी यहाँ पर हमारे पास r/n। देन लोअर बाउंड क्या होगा, हमारी मिनिमम वैल्यू या मिनिमम आउटपुट वैल्यू। तो स्मॉल m हमारे पास हो जाएगा r-1/n। ठीक है, इतना क्लियर। हमने लेंथ फाइंड कर ली और अपर और लोअर बाउंड भी फाइंड कर लिए। यहाँ हम एक काम करते हैं, एम आर ले लेते हैं इसको, क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और इसको भी हम आई आर नाम दे देते हैं। बात करते हैं हमारे अपर रिमान सम के बारे में। अपर रिमान सम हमारा क्या होता है, अपर रिमान सम फाइंड करेंगे। अपर रिमान सम मींस यूपीएफ। तो यूपीएफ हमारा क्या होगा, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 टू n कैपिटल एम आर एंड डेल एक्स आर। ठीक है, यहाँ पर भी हम आर लिख लेते हैं। क्लियर इतना। हमें जितने भी हमारे पास में एम आर और डेल एक्स आर होंगे उनको हमें ऐड करना है, उसका समेशन निकालना है। तो ये कैसे होगा, हम वैल्यूज को रखते हैं। तो समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू n। एम आर की वैल्यू क्या है हमारे पास r/n। ठीक है, और डेल एक्स आर की वैल्यू क्या है 1/n। यहाँ से हम एक काम करते हैं, इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n² को बाहर लेते हैं, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n और यहाँ पर r। अब यहाँ पर देखो r है, मीन्स ये क्या होगा 1/n², 1 2 3 4 अप टू n। ठीक है, n तक जाएगी कि r की वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक। जब हमारे पास में n वैल्यूज तक की टर्म्स होती हैं, n टर्म्स का सम क्या होता है हमारे पास, n टर्म्स का अगर हम सम देखते हैं तो वो होता है यूपीएफ क्या है
1/n²। n टर्म्स का सम क्या होता है? n+1/2। ठीक है, यहाँ से एक n से n कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा n+1/2। ये आ गया हमारे पास में यूपीएफ। ठीक है, समझ आया यूपीएफ हमने कैसे कैलकुलेट करा। वैसे सिमिलरली हम एलपीएफ को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एलपीएफ क्या होता है हमारे पास में? समेशन r इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पर हम स्मॉल mr लेते हैं एंड डेल एक्स आर। देन समेशन वैल्यूज को रखेंगे। स्मॉल mr की वैल्यू क्या है? r-1 अपॉन n और डेल एक्स आर क्या है? 1/n। इसको जब हम निकालते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में? r-1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम 1/n² को भी बाहर ले लेते हैं, तो 1/n² को बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समेशन r इक्वल्स टू 1 to n एंड r-1। इसकी अगर हम सीरीज को देखेंगे तो ये क्या होगी? देन 0 1 2 3 एंड अप टू n-1 तक। अब n-1 टर्म्स का सम कितना होता है? n-1 अपॉन 2। यहाँ से एक n से n कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा? n-1 अपॉन 2n। क्लियर इतना? ये यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी n से एक n कैंसिल होगा तो यहाँ पर भी एक n बचेगा। ठीक, इतना समझ में आया? एलपीएफ भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब रीमान सम कैलकुलेट होने के बाद में हम क्या करेंगे? इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लेते हैं, रीमान इंटीग्रल। वो कैसे होगा? पहले हम पर रीमान इंटीग्रल देखते हैं। पर रीमान इंटीग्रल के लिए क्या हम क्या लेंगे? 0 एंड 1 के ऊपर बार लगाएंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में? एक्स dx। ऑफ यूपीएफ यही होता है। ठीक है, अब यूपीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास में? n+1 अपॉन 2n। n+1 अपॉन 2n। ठीक है, अब यहाँ से हम n को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 1/n अपॉन 2n। ठीक, अब यहाँ से n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 + 1/n अपॉन 2। यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे तो अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। 1/∞ क्या होगा? 0। देखो 1 + n अपॉन 2 पर अगर हम लिमिट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0 हो जाएगा, तो 1/2। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई? यहाँ हमारे पास में अपर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर रीमान इंटीग्रल इक्वल्स टू 1/2 शो करना है, तो वो तब होगा जब हमारे पास में अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों की वैल्यू इक्वल में होगी। तो उसके लिए हम हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या हो जाएगा? सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। ठीक है, एलपीएफ की वैल्यू क्या है हमारे पास में? n-1 अपॉन 2n। यहाँ से भी अगर हम n को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1/n। ठीक है, अपॉन में 2n। यहाँ से भी n से n कैंसिल हो गया और फिर जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे कहीं पर 1 - 1/n अपॉन 2 पर, तो ये 1/n n रखेंगे तो 1/0 हो जाए, इन्फिनिटी हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आ गई 1/2। मीन्स हमारा अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 एंड 1/2। तो हमारे पास में जो रीमान इंटीग्रल होगा, मीन्स ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा रीमान इंटीग्रल है और रीमान इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? 1/2। हैंस प्रूव। ये हमें शो करना था, वही हमने कर दिया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो आज की वीडियो में हमने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा, रीमान इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा और एक एग्जांपल भी सॉल्व करा इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।